Yes, sir. Good morning, everyone. Yes, Mehul, you were saying you have some doubts. Ask them. Yes, sir. Sir, I have doubts of the rectification chapter. Rectification chapter. Okay, just a sec. Yes, Mehul, बोलो क्या doubts हैं आपके? Sir, we have to rectify the entries. So the first entry is cash sales 2000 were posted as 200. Cash sales, how much? 2000. 2000. But Posted posted as 200. 200. Okay. Tell me, where should this entry have been recorded? The cash book Cash book. Cash book में क्या लिखा होगा? To sales account. to sales account. To sales account. From there, the posting should have gone over where? In which ledger account? Sales account. Sales account. Which side? Credit side. Amount how much? 2000. लेकिन वहां पर अमाउंट चला गया है 2000 की जगह 200. मींस सेल्स account was supposed to be credited with 2000, but it has wrongly been credited with 200. Is this much clear, Mehul? Yes, sir. Now you tell me how should we rectify it? Sir, the correct entry should be cash to sales account. Yes. And the rupees 2000, and the wrong entry is cash to sales 200. No. And so the No. Cash में कोई problem नहीं है. Posting. sir, Posting sales in sales account. Yes. सिर्फ सेल्स अकाउंट में मिस्टेक है. ठीक है. अगर आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के टर्म्स में बात करोगे तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000. ठीक है. लेकिन गलत क्या हो गया है? कैश तो ठीक हुआ है डेबिट 2000, लेकिन सेल्स जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट हुआ है सिर्फ 200 रुपीज से. Now tell me how to rectify this. Sir, I am confused in the entry as cash is correct, so we will write suspense. Yes, absolutely. It is a one-sided error. Only one account is having an error, sales account. तो सेल्स अकाउंट को सबसे पहले तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है. कितना क्रेडिट और करना है उसे? Sir, 1800. 1800 और क्रेडिट करना है. ठीक है. Since this is the only account affected, so we will debit suspense account. So this becomes your rectification entry. Clear? So we had completed the chapter financial statements. Any doubt in that? Anyone? No? Okay, so now we move on to adjustments. पहले समझ लेते हैं एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है. एक एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैन यू गेस विच वन? Rectification. नहीं. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर अभी कंप्लीट किया है उसमें एक एडजस्टमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. एडजस्टमेंट मीन्स समथिंग विच इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, जिसका अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में नहीं दिया हुआ. Stock. Yes, closing stock given outside the trial balance. That is an adjustment. ठीक है. Any information for which the amount is not included in the amount column of trial balance is an adjustment. I repeat, any amount which is not given in the amount column of trial balance but given somewhere else
is an adjustment. Is this statement clear? Yes. Yes. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो वो एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री हो गई होती तो लेजर पोस्टिंग होके उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आ गया होता, है ना? Yes, sir. अगर ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी अभी डबल एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब उसे हमें दो या दो से ज्यादा जगह ट्रीट करना पड़ेगा इन सच अ वे दैट डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। इसीलिए जब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो हम उसे कहां पे शो करते हैं? So, trading account में और balance sheet as asset. यस, बैलेंस शीट में, एसेट्स में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ताकि डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तब हम सिर्फ एसेट्स में दिखाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में जो भी अमाउंट्स दिए हुए हैं उनकी डबल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो उन्हें अब एक ही जगह प्लेस करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें समझने वाली एडजस्टमेंट्स में कि कोई भी अमाउंट अगर हम ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम से पिक करेंगे तो वो एक ही प्लेस पर शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बट if we are taking any amount with outside the trial balance amount column, then it needs to be adjusted or shown at two or more different places in such a way that debit and credit are equal. Clear है ये बात? Yes, sir. तो अब आप Yes, sir. लिखो, हेडिंग लिखो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो all amounts picked from trial balance amount column should be treated at a single place. Sir, written. सेकेंड पॉइंट लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पुण्य। सर मेरा ना इस चैप्टर का बहुत कुछ बीच में छूट गया, तो मैं इसके बाकी बचे हुए फोटोकॉपी करवा लूँ? नहीं, आपको खुद ही लिखने हैं। आप निकालो जैसे भी टाइम और साथ साथ कवर किया करो, पेंडिंग मत होने दिया करो ज्यादा काम। ठीक है, आप इसको खुद ही लिखना सर है। इतनी मुश्किल से इसका सोल्यूशन निकला, अब क्लास अटेंड कर पा रही हूँ मैं। हाँ, अच्छी बात है। अब साथ साथ ही काम भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब फोटोकॉपी नहीं, तुम्हें 1.5 मंथ से ऊपर हो चुका है ज्वाइन किए हुए सेक्शन को, तो अब फोटोकॉपी वाला नहीं चलेगा। वो सिर्फ शुरू में तुम्हें एक बार एग्जाम्पशन दी थी। नहीं सर, आपके नोट्स का ही प्रिंट आउट निकाल के नोटबुक में मैं पेस्ट कर लूँ? If you insist, you can do that, but that is not advisable. Why not? Because I have told you many times, अपने हाथ से जो चीज हम लिखते हैं ना, वो ज्यादा देर तक याद रहती है। तो मेरा ये जो मेन कुछ चीजें मैं लिखवाता हूँ क्लास में भी, उसका मेन पर्पस यही है। अदरवाइज तो ऑल दिस इज। सर मैंने इसका कुछ पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन बीच में ना बहुत मतलब रह गया था मेरा चलो लिखना। जैसे आपको ठीक लगे फिर वैसे कर लेना। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। my advice will remain this only, that it's better if you write on your own. हाँ सर, Because यहाँ से अब लिखूंगी एडजस्टमेंट से ना, क्योंकि आज से टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, ऑल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम should be treated at 2 or more places in such a way that debit and credit are balanced.
सर रिटन। ओके, आपने एक चीज कुछ खास नोटिस किया इन दोनों पॉइंट्स में? कुछ अजीब लगा? मैंने आपको लिखवाया है पिक्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम, और यहां पे भी लिखा है गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम। तो ये अमाउंट कॉलम को हम छोड़ नहीं सकते, सिंपली मैं लिखवा दूं अमाउंट्स पिक्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, अमाउंट्स गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक? यस सर। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने लिखवाया है, तो उसका कुछ रीजन होगा। उसका रीजन है, रीजन क्या है? समटाइम्स some information is given within the trial balance but its amount is not included in the amount column. ठीक है, तो फिर वो अगर उसका अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है अमाउंट कॉलम में, तो वो एक एडजस्टमेंट हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, डिटेल में तो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या दे रखा है? 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। और ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट कॉलम में क्रेडिट में उसका 6 लाख रुपीस का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो इस लोन को आप कहां पे दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में? इतना सोचना पड़ रहा है। लोन तो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे 6 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन मैंने कहा 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये जो 10% लिखा हुआ है उसके साथ इसका क्या मतलब हुआ? कि इस लोन पर 10% रेट पर इंटरेस्ट पे करना है। यस रोमिल? तो 10% इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कहीं नहीं दिया हुआ। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि ये इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसे हम कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट या इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ है 10% लोन, लेकिन इन 10% जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, तो उसे हमें एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए लिखवाया है ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम। ये 10% की इंफॉर्मेशन लिखी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हुई है, लेकिन अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट हो गई। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, दिस इज व्हाई आई एम्फेसाइज्ड ऑन ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हो सकती है अगर उसका अमाउंट कॉलम में इंक्लूडेड नहीं है तो। नाउ थर्ड पॉइंट, all expenses and incomes of current year should be shown in trading account or profit and loss account whether paid or received in current year or not। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं? कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे? एक्रूअल प्रिंसिपल। वेरी गुड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। मींस हमने आपने ध्यान हो अगर आपको हमने सीखा था कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? शो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इनकम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। क्या अमाउंट दिखाना है? जितना अमाउंट करंट ईयर के लिए ड्यू था वो दिखाना है, चाहे वो अमाउंट पूरा मिला है या नहीं मिला, चाहे वो अमाउंट पूरा पे किया है या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी हमने 40,000 पे कर दी है
और 10,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए? 50,000। वेरी गुड, 50,000, जितना इस साल का ड्यू था। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। लिख लो इसे। सर रिटर्न। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अब मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि सैलरी 40,000 इस साल की पे हो गई है, 10,000 पे नहीं हुई, अब मैं उस इंफॉर्मेशन में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं कि हमने पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी 25,000 वो भी इस साल पे की है, तो क्या वो 25,000 हमें इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए या नहीं? नो सर, क्योंकि वो पिछले साल का है। वेरी गुड, क्योंकि वो इस साल के लिए ड्यू नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि नेक्स्ट ईयर के 5,000 रुपए सैलरी हमने एडवांस पे कर दी है, प्रीपेड, should that 5,000 be shown in profit and loss account of this year as an expense or not? No, sir. No. तो ये हम कह रहे हैं अब फोर्थ पॉइंट में, all expenses and incomes of any other year should not बड़ा लिख लेना, not be shown in trading account or profit and loss account of current year, even if they have been paid or received in current year. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. लिख लो एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया नेक्स्ट ईयर का तो वो एक एसेट नहीं हो गया और वो बैलेंस शीट में नहीं शो करना चाहिए? बिल्कुल करना है। यहां पे मैंने कहां लिखा है कि बैलेंस शीट में शो नहीं करना उसे? देखो क्या लिखा है, शुड नॉट बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कैश बुक हम बनाते हैं कैश बेसिस पे, मतलब जितना भी पैसा आया या पैसा गया, चाहे वो इस साल के लिए था चाहे वो किसी और साल के लिए था, सब कैश बुक में दिखाते हैं, और जो नहीं मिला या नहीं पे किया वो हम कैश बुक में नहीं दिखाते। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, जितना इस साल का ड्यू है एक्सपेंस या इनकम उतना शो करना है और कुछ नहीं शो करना। लिख लिया ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब फिर से आपने जो अभी डाउट रेज किया था प्रीशिता, उसी पे आते हैं। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 40,000 पे कर दी, 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो जो 10,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो हमारी क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी। वेरी गुड, लायबिलिटी है, तो उसे कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटीज में भी आएगा वो अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से कोई इनकम अगर हमें एडवांस में मिल गई है तो वो क्या है? लायबिलिटी। वो भी लायबिलिटी है, बिकॉज वी हैव टू रेंडर सर्विसेज और वी हैव टू प्रोवाइड गुड्स इन रिटर्न ऑफ दैट इनकम इन फ्यूचर। सो ये लिख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस आर लायबिलिटीज। सर इनके लेजर अकाउंट बनते हैं? इनके लेजर अकाउंट बनते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है उनके लेजर अकाउंट? बिल्कुल बनते हैं सर बट वो लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं जाते हैं वहां से? उसमें भी जाते हैं। अगर तो लेजर उसका अकाउंट, अगर लेजर बनेगा तो वो क्लोज भी होगा, क्लोज होगा तो उसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा।
सर तो फिर इनकी एडजस्टमेंट क्यों करनी है, वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। यस, एडजस्टमेंट का मतलब ही यही है, जो चीज ट्रायल बैलेंस बनने तक छूट गई थी, मिस हो गई थी, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये भी एक तरह की रेक्टिफिकेशन है कि जो ट्रायल बैलेंस के बनने तक जो चीजें छूट गई थी वो अब अलग से दी हुई हैं, तो अब हमें उन्हें एडजस्ट करना है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। Asset. एसेट्स। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स होते हैं, तो ये लिख लो, एक्रूड इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स। सर रिटन। Okay. Now we will discuss treatment of some specific items. ठीक है, इसमें आप ये टेबल बना लो, एक पहला कॉलम एडजस्टमेंट, थोड़ा नैरो सा कॉलम बनाना, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट वाले कॉलम से ऑलमोस्ट डबल साइज, ये दोनों कॉलम मिलके आपके हाफ पेज के विड्थ में आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी हाफ विड्थ में आएगा तीसरा कॉलम, उसकी हेडिंग आप दोगे ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स या ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उस टेबल को बनाने से पहले ऊपर ब्रैकेट में लिख लो, ट्रीटमेंट 1 टू बी डन इफ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस अमाउंट कॉलम एंड बोथ 1 and 2 टू बी डन इफ गिवन आउटसाइड। इसका मीनिंग अभी समझेंगे थोड़ी देर में, अभी लिख लो ये ब्रैकेट में। Sir, drawn the tables. एंड रिटर्न दिस लाइन, Yes, sir. ट्रीटमेंट 1 टू बी डन वाला पूरी लाइन लिख ली। Yes, sir. ओके, अब टेबल में पहला आप लिखो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। सपोज सैलरी, अभी हमने एग्जांपल लिया 10,000, आपको सपोज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि सैलरी दी हुई है 40,000 रुपीज, तो उस 40,000 रुपीज को आप कहां पे शो करोगे? Profit and loss account. डेबिट साइड पे। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको दी हुई, सैलरी आउटस्टैंडिंग के पहले मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? Sir, salary account debit to salary outstanding account. यस, वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट एंट्री वाले कॉलम में ये लिख लो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी आ जाएगा, रेंट है तो रेंट आ जाएगा, जोन सा भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंस वर्ड की जगह वो आ जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। फिर स्टार डाल के लिखो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। स्टार इसलिए डालना है कि अगर आपको जीएसटी भी दे रखा है उस एक्सपेंस से रिलेटेड तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा एंट्री में। टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री लिख लो इसकी। Sir, written. Okay, now we come back to the example which I was giving. 40,000 सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड शो कर दिया। ठीक है, सपोज 10,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो उसकी एंट्री सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर हो चुकी है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दिया होगा आपको। है ना, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी दिया हुआ है 40,000, वो आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया डेबिट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 10,000 क्रेडिट बैलेंस, उसे कहां दिखाओगे? The balance sheet. लायबिलिटीज। Liability.
ठीक है ना। इसका मतलब 40,000 में वो आउटस्टैंडिंग वाली ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। दिस मीन्स एक्चुअली 40,000 में से 30,000 पे हुई है और 10,000 आउटस्टैंडिंग है। इज दिस मच क्लियर? यस सर। लेकिन अगर ये एंट्री नहीं हुई अभी तक, तो फिर ये हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं, बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी 40,000 दी हुई है वो तो सिर्फ जो पे हो गई है वो वाली है। ये 10,000 अभी उसमें एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हमें लायबिलिटी में तो दिखाना ही है सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। उसके अलावा दूसरी एडजस्टमेंट उसकी क्या करनी है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे। प्रॉफिट लॉस में जहां हमने सैलरी दिखाई है 40,000, उसको 40,000 को इनर कॉलम में लिख के उसमें ये 10,000 ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वाले, और नेट अमाउंट सैलरी का आएगा प्रॉफिट लॉस में 50,000। क्लियर? यस सर। अब ट्रीटमेंट वाले कॉलम पे देखो, 1 लिख के लिखो शो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन लायबिलिटीज, और सेकंड पॉइंट इसमें 2 डाल के लिखो एड एक्सपेंस अमाउंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस एंड जीएसटी टू इनपुट जीएसटी। सर इनपुट जीएसटी तो डेबिट है, तो वो डेबिट करते हैं, मतलब उससे एसेट है तो वो बैलेंस शीट में होता है। अगर आपको जीएसटी दिया हुआ है तो फिर इनपुट जीएसटी भी देखोगे, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इनपुट जीएसटी में ऐड कर दोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ जीएसटी ट्रायल बैलेंस में तो अब दिखा दोगे एसेट साइड पे इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जोन सा भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक लिख लिया? यस सर। ओके, इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर फॉर नाउ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।